नमस्कार। सबसे पहले अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, जय जवान जय कृषि विज्ञान के साथ अपने आज का टॉपिक रहेगा भू परिष्करण। भू परिष्करण को अपने टिलेज बोल सकते हैं, टिलेज। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं भू परिष्करण या टिलेज होता क्या है, किसे कहते हैं। भू परिष्करण या टिलेज, इसके जनक कौन है, टिलेज कितने प्रकार का होता है, इन सभी चीजों का अपने एक एक करके फिर अध्ययन कर लेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं टिलेज। टिलेज का जनक कौन है, फादर ऑफ टिलेज या भू परिष्करण का जनक कौन है, किसे कहते हैं जनक। तो टिलेज का जनक हो जाएगा जैंथ्रोटूल। ये अपने पहले एक दो क्लासों के अंदर भी जिक्र कर चुके हैं। टिलेज के बारे में भी नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन किया था एग्रीकल्चर का पहली क्लास में, तो उसमें देखा था जैंथ्रोटूल टिलेज का जनक है। टिलेज के साथ साथ वीड या खरपतवार का भी जनक है। खरपतवार का भी जनक कौन है, जैंथ्रोटूल है। और इसके बाद देखेंगे अपने जैंथ्रोटूल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। वो पुस्तक कौन सी है, एच एच एच, या अपने इसे बोल सकते हैं हॉर्स होविंग हस्बेंड्री, या फिर बुआई से पुरो जुताई नामक, बुआई से पुरो जुताई नामक पुस्तक। जुताई नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जैंथ्रोटूल है। ठीक है, और आधुनिक एग्रोनॉमी का जनक भी जैंथ्रोटूल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं भू परिष्करण या टिलेज का जनक कौन है, जैंथ्रोटूल। अब देखेंगे टिलेज की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टिलेज या परिभाषा क्या होता है भी टिलेज अपने देखेंगे। तो टिलेज किसे कहते हैं, देखिए कृषि से संबंधित जो भी कर्षण क्रियाएं खेत में की जाती है, जैसे निराई गुड़ाई करना, फसल को पानी देना, फसल के बीजों की बुआई करना, और इसके साथ साथ फसल की कटाई, फसल की बढ़ाई, और फसल की अपने हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग बोल सकते हैं। यानी कि फसल से संबंधित जो भी कर्षण क्रियाएं खेत में की जाती है वो क्या कहलाती है, टिलेज कहलाती है। तो परिभाषा के अंदर हो जाएगा खेती से संबंधित, खेती से संबंधित वे कर्षण क्रियाएं, वे कर्षण क्रियाएं जो कि फसल उत्पादन हेतु की जाती है उसे टिलेज कहते हैं, उसे टिलेज कहते हैं। क्या हो जाएगा परिभाषा टिलेज की, खेती से संबंधित वे कर्षण क्रियाएं जो कि फसल उत्पादन हेतु की जाती है, टिलेज कहलाती है। तो भू परिष्करण नॉर्मल सी बात हो गई, भी खेत के अंदर किए जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। इसके बाद देखेंगे अपने टाइप्स ऑफ टिलेज। टिलेज कितने प्रकार की होती है, या भू परिष्करण कितने प्रकार की होती है। भू परिष्करण के प्रकार मुख्य रूप से देखें, भू परिष्करण 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अब देखेंगे कौन कौन सी होती है। तो 1 नंबर पे आता है प्राथमिक भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण। इसके बाद 2 नंबर पे आता है द्वितीय द्वितीय भू परिष्करण, द्वितीय भू परिष्करण। और 3 नंबर पे आता है वो है आपका जीरो टिलेज या जीरो भू परिष्करण, भू परिष्करण, या अपने इसे शून्य टिलेज भी बोला जा सकता है, शून्य
टिलेज। भूपरिष्करण के प्रकार, भूपरिष्करण के प्रकार में मुख्य रूप से भूपरिष्करण या टिलेज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? 1 नंबर पे आता है प्राथमिक भूपरिष्करण। कौन सा? प्राथमिक भूपरिष्करण। 2 नंबर पे आता है द्वितीय भूपरिष्करण और 3 नंबर पे आता है जीरो टिलेज या जीरो भूपरिष्करण। ठीक है, और आपको जनक बताया था, टिलेज का जनक कौन है? ज़ेंथ्रोटूल। तो देखिए इन दोनों का जनक तो आ जाएगा ज़ेंथ्रोटूल, ज़ेंथ्रोटूल। अगर क्वेश्चन आ जाता है बताइए टिलेज या भूपरिष्करण के जनक कौन होंगे, तो आप क्या बताओगे? ज़ेंथ्रोटूल। यदि ज्यादा डीपली क्वेश्चन बन जाता है कोई भी परीक्षा के अंदर, चाहे वो सुपरवाइजर की हो, सीओटी की हो, चाहे वो जेट की हो, तो उसमें पूछ लेगा विद्युतीय भूपरिष्करण का जनक बताइए, तो कौन होगा? ज़ेंथ्रोटूल। प्राथमिक भूपरिष्करण का जनक बताइए, तो कौन होगा? ज़ेंथ्रोटूल। अपनी बच गई जीरो टिलेज या शून्य भूपरिष्करण। शून्य भूपरिष्करण, तो शून्य भूपरिष्करण का जनक होगा जेबी ट्रिपलेट। कौन होगा? जेबी ट्रिपलेट। शून्य भूपरिष्करण का जनक कौन हो जाएगा? जेबी ट्रिपलेट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, शून्य भूपरिष्करण के जनक बताइए कौन है, तो कौन होगा शून्य भूपरिष्करण के जनक? वो होंगे जेबी ट्रिपलेट। ध्यान देने वाली बात ये होती है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ लेता है, छोटे से अक्षरों में लिखेगा शून्य टिलेज या शून्य भूपरिष्करण का जनक बताइए, और पहला ऑप्शन दे देगा ज़ेंथ्रोटूल, फिर दे देगा जेबी ट्रिपलेट, फिर दे देगा ए व बी दोनों, या फिर दे देगा इसमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने क्या हो जाता है, और कॉन्फिडेंस में क्या पढ़ेंगे? बस भूपरिष्करण नाम पढ़ लिया, और भूपरिष्करण नाम पढ़ते ही अपने क्या कर दिया? ज़ेंथ्रोटूल को कर दिया। जबकि जीरो टिलेज या शून्य टिलेज का जनक कौन होगा? जेबी ट्रिपलेट। इन छोटी छोटी बातों को अपने बारीकी से पढ़ेंगे ना, तब एक्सप्लेन कर पाएंगे भी कौन किसका जनक है, किस प्रकार से अलग अलग इन शाखाओं में बांटा गया है, इस प्रकार से। ठीक है, तो शून्य भूपरिष्करण का जनक हो जाएगा जेबी ट्रिपलेट, जबकि प्राथमिक और द्वितीय भूपरिष्करण का जनक कौन हो गया? ज़ेंथ्रोटूल। अब क्या करेंगे, अपने एक एक करके प्राथमिक भूपरिष्करण, द्वितीय भूपरिष्करण तथा जीरो भूपरिष्करण के बारे में पढ़ेंगे। किसे कहते हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण। आइए फिर पढ़ते हैं अपने भूपरिष्करण की पहली शाखा या भूपरिष्करण का पहला प्रकार, प्राथमिक भूपरिष्करण। भूपरिष्करण, प्राथमिक भूपरिष्करण को प्राइमरी टिलेज भी बोला जा सकता है। प्राइमरी टिलेज क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी टिलेज बोल सकते हैं। तो होता क्या है प्राइमरी टिलेज, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक बार। देखो, फसल उत्पादन से संबंधित खेत में फसलों की बुआई से पूर्व, फसलों की बुआई से पूर्व जो भी कर्षण क्रियाएं करते हैं ना, वो आता है प्राथमिक टिलेज के अंतर्गत। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? फसल उत्पादन हेतु फसलों के बीजों की बुआई करने से पहले खेत में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं क्या कहेंगे? इसे प्राइमरी टिलेज या प्राथमिक भूपरिष्करण कहेंगे। मतलब अपने को कोई भी फसल की बुआई करनी है, उससे पहले पहले जो भी अपने कर्षण क्रियाएं करते हैं खेत में, वो समस्त कर्षण क्रियाएं क्या हो जाती है? प्राथमिक भूपरिष्करण कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अपने देखेंगे, भूमि की गहरी जुताई करना, भूमि की गहरी जुताई करना।
मोस्टली ये प्रोसेस कब करते हैं अपने जून जुलाई के महीने में अपने क्या करते हैं डिक्स प्लाऊ या हेरो के द्वारा या अपने बोल सकते हैं तोता तोता के द्वारा या मतलब कोई भी कृषि यंत्र के द्वारा गहरी भूमि की जुताई करते हैं ना वो किसके अंतर्गत आती है प्राथमिक टिलेज के अंतर्गत आती है याद रह जाएगा भी गहरी जुताई करते हैं वो किसके अंतर्गत आती है प्राथमिक टिलेज के अंतर्गत आती है। दूसरा जैसे पाटा लगाना और पाटा लगाना क्या होता है प्राथमिक भूपृष्ठकरण के अंतर्गत अपने क्या करेंगे गहरी जुताई करेंगे और गहरी जुताई करेंगे तो बड़ा बड़ा मतलब मिट्टी का ठेला बन जावे जका ना आपा डला टाइप बोला बन फोड़ने खातिर के लगावा सुहागा या फट्टा और सुहागा भी बोल सकते हैं इसे या फट्टा भी बोल सकते हैं सीधा सीधा फट्टा लगाना ये कर्षण क्रिया किसके अंतर्गत आएगी प्राथमिक भूपृष्ठकरण के अंतर्गत आएगी। इसके बाद अपने मेड बनाना मेड को डोली बोलते हैं क्या डोली बनाना किसके अंतर्गत आती है प्राथमिक भूपृष्ठकरण के अंतर्गत आती है ठीक है। तो प्राथमिक भूपृष्ठकरण अपना हो गया फसल के बीजों की बुआई से पूर्व खेत में जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती है वो क्या होता है प्राथमिक भूपृष्ठकरण कहलाती है। अब एक नॉर्मल सी बात आ जाए भी सूड़ करना राजस्थान शब्दावली है वैसे तो सूड़ करना क्या होता है भी सूड़ करना खेत में अवांछित पौधे खड़े रहते हैं खरपतवार के पौधे खड़े हैं और खाली पड़ी है उस टाइम भूमि में अपने क्या करेंगे उन पौधों को हटाएंगे क्या कहलाता है सूड़ करना कहलाता है ठीक है। तो राजस्थानी भाषा ना अपन तो बढ़ाओ ही देनो है तो ये राजस्थानी शब्द है तो आम पर भी थोड़ा बहुत ध्यान करना चाहिए अपन ठीक है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे द्वितीय भूपृष्ठकरण 2 नंबर पे आती है अपनी द्वितीय भूपृष्ठकरण द्वितीय भूपृष्ठकरण। अब देखिए क्या होता है द्वितीय भूपृष्ठकरण के अंतर्गत अपने देखेंगे भी जो भी कर्षण क्रियाएं खेत में करते हैं फसल उत्पादन हेतु ठीक है वो करेंगे अपने बीजों की बुआई से लेकर कटाई और फसल की कढ़ाई तक। तो अब परिभाषा क्या हो जाएगी परिभाषा में देखेंगे अपने इधर परिभाषा और परिभाषा अपनी हो जाएगी इसमें फसल के बीजों से लेकर बीजों मतलब बुआई से लेकर फसल के बीजों की बुआई से लेकर फसल की कटाई तथा कढ़ाई तक की जाने वाली कर्षण क्रियाएं क्या कहलाएगी द्वितीय भूपृष्ठकरण। देखो फसल के बीजों की अपने को क्या करनी है बुआई करनी है ठीक है और फसल के बीजों की बुआई से लेकर फसल की कटाई करेंगे और फसल की क्या करेंगे थ्रेसिंग या कढ़ाई करेंगे तब तक जो भी कर्षण क्रियाएं करते हैं ना खेत में वो क्या कहलाती है अपने द्वितीय भूपृष्ठकरण कहलाती है। अब देखेंगे कौन कौन सी क्रियाएं होती है जो अपने फसल की बीजों की बुआई से लेकर कढ़ाई तक करते हैं। 1 नंबर पे आता है सिंचाई 1 नंबर पे क्या आता है सिंचाई सिंचाई को अपने इरिगेशन बोल सकते हैं इरिगेशन। 2 नंबर पे आता है फसल के बीजों की बुआई। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है फसल के बीजों की बुआई से पूर्व तो क्या होती है प्राथमिक भूपृष्ठकरण कहलाती है और बीजों की बुआई है उसके बाद क्या कहलाती है सेकेंडरी टिलेज या द्वितीय टिलेज कहलाती है। पर फसल के बीजों की बुआई है ना वो द्वितीय भूपृष्ठकरण के अंतर्गत ही आएगी। इसके बाद
3 नंबर पे आता है निराई और गुड़ाई। निराई और गुड़ाई। अब दो शब्द साथ में चल रहे हैं, जैसे बुराई व अच्छाई, ठीक है। तो इसी प्रकार अपने निराई और गुड़ाई ये भी क्या आ जाएगी द्वितीय भूपृष्ठकरण में। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अपना निराई गुड़ाई के बाद खरपतवार को हटाना, को हटाना। खरपतवार को हटाना क्या होता है, अपने नॉर्मल भाषा में खोदी बोलते हैं ना, खोदी काटना क्या कहलाता है, खरपतवार को हटाना या खोदी निकालना। ये भी किसके अंतर्गत आता है, द्वितीय भूपृष्ठकरण के अंतर्गत आता है। फिर देखेंगे अपने फसल की कटाई, फसल की कटाई, और फिर आता है फसल की कढ़ाई, मतलब थ्रेसरिंग करना, फसल की कढ़ाई, या अपने इसे बोल सकते हैं थ्रेसिंग करना। ये समस्त क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, द्वितीय भूपृष्ठकरण के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो द्वितीय भूपृष्ठकरण के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आ गई, परिभाषा क्या आ गई इसकी, देखो पहले फसल के बीजों की बुआई से लेकर, फसल के बीजों की बुआई से लेकर कटाई तथा कढ़ाई तक जो भी खेत में अपने काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, द्वितीय भूपृष्ठकरण कहलाता है। इसमें कौन कौन से काम आ गए, सिंचाई आ गया, फसल के बीजों की बुआई आ गया, निराई आ गया, गुड़ाई आ गया, खरपतवार के बीजों को हटाना खेत से, फसल की कटाई आ गया, और फसल की थ्रेसिंग आ गया। अब दो तीन छोटे छोटे शब्द आए हैं उनके बारे में भी अपने क्या करेंगे, थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। जैसे एक तो आ गया निराई और गुड़ाई, एक तो आ गया निराई और एक गुड़ाई। इन दोनों शब्दों को बोला एक साथ ही जाता है, इन दोनों शब्दों को बोला एक साथ ही जाता है, पर इनका मीन्स दोनों का अलग अलग है। निराई का मीन्स क्या हो जाता है, पहले देखेंगे निराई का मीन्स। तो निराई का मीन्स क्या होता है, बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में खरपतवार के पौधों को हटाना, बड़े क्षेत्र में खरपतवार के पौधे को हटाना। अपने नॉर्मल भाषा में बोला नहीं, निनाण काटनो या खोदी काटने, बिन के बोला निराई। और गुड़ाई क्या होता है, गुड़ाई होता है जैसे अपने पास कोई गमला है, जैसे गेंदे का है, गेंदे का छोटा गमला है, गमले में से खरपतवार के पौधे को हटाएंगे और मिट्टी में मिला देंगे वापस। आपा देख सका जिया पौधे का सारा पोली जगह करें नहीं, खुरपी के द्वारा या दरांती के द्वारा, उस चीज को बोला जाता है गुड़ाई। जबकि बड़े क्षेत्र या अपने खेत की बात कर लें, और खेत में खरपतवार के पौधों को हटाना कसिए के द्वारा, फावड़े के द्वारा या दरांती के द्वारा क्या कहलाता है, निराई और गुड़ाई। एक और शब्द आता है निराई गुड़ाई से संबंधित, वो होता है रोगिंग। कौन सा शब्द, रोगिंग। अब बताओ जी रोगिंग क्या होता है, रोगिंग अपने देखेंगे रोगिंग किसे कहते हैं, खड़ी फसल में से खरपतवार के पौधे को हाथ से उखाड़ना, खड़ी फसल में से खरपतवार के पौधे को हाथ से उखाड़ना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। खरपतवार वे अवांछित पौधे जो खेत में बिना बोए उग जाते हैं तथा लाभ की बजाय क्या कहलाते हैं, क्या करते हैं, हानि करते हैं, उसे खरपतवार बोलते हैं। और उन खरपतवारों को हाथ से उखाड़ेंगे ना, अपने हाथ से खरपतवारों को, खरपतवारों को खड़ी फसल में से हटाना, खड़ी फसल में से हटाना, हटाना या उखाड़ना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। तो रोगिंग की नॉर्मल सी परिभाषा होगी, जैसे खड़ी फसल में से खरपतवार के पौधे को हाथ से उखाड़ना क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। अब इसी से एक मिलता जुलता और क्वेश्चन आ जाता है, एलिलोपैथी क्या आता है, एलिलोपैथी। यहां से क्वेश्चन बन जाता है भी, नॉर्मल से छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस पे अपने ध्यान देंगे तभी अपने सुपरवाइजर या जेट या मतलब सीयूटी वगैरह की तैयारी कर पाएंगे। तो एलिलोपैथी किसे कहेंगे भी, ये देखो, देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, कुछ खरपतवारों के द्वारा, कुछ खरपतवारों के द्वारा
उनकी जड़ों में से विषैला रसायन उत्पन्न होता है। उनकी जड़ों में से क्या होता है? विषैला रसायन उत्पन्न होता है या कोई केमिकल छोड़ता है खरपतवार, और उसके द्वारा फसल में रोग फैल जाते हैं या मानव में भी रोग हो जाते हैं उन रसायनों के द्वारा। उसे क्या बोलते हैं? एलिलोपैथी बोलते हैं। जैसे कोई एक खरपतवार का नाम लेंगे तो वो खरपतवार हो जाएगा गाजर घास। गाजर घास, गाजर घास, गाजर घास का बोटनिकल नेम अपने देखें तो क्या होता है? पार्थेनियम स्टेरोफोर्स। पार्थेनियम स्टेरोफोर्स, ये क्या हो गया? गाजर घास का बोटनिकल नेम। एक एक करके अपने कोई भी खरपतवार या कोई भी फसल के वैज्ञानिक नाम साथ साथ में याद करते रहेंगे ना तो याद रह भी जाएंगे। अगर एक साथ अपने को दे दे 100-200 खरपतवारों के नाम या 100-200 फसलों के वैज्ञानिक नाम याद करो तो एक बार डिफिकल्ट होता है ये चीजें। तो एक एक करके इनको अपने पढ़ लेंगे इनको। पार्थेनियम स्टेरोफोर्स किसका बोटनिकल नेम होता है भी? कांग्रेस घास, वो गाजर घास का होता है। और गाजर घास का अन्य नाम आपसे पूछ ले कोई भी, गाजर घास का अन्य नाम बताओ, तो अन्य नाम क्या होता है? कांग्रेस घास। कांग्रेस घास याद रह जाएगा। गाजर घास के द्वारा एलोलोपैथी होती है या मतलब फसलों में या मानव में रोग फैल जाता है। उनकी जड़ों के द्वारा एक विषैला रसायन उत्पन्न किया जाता है। और गाजर घास का बोटनिकल नाम हो गया पार्थेनियम स्टेरोफोर्स। और पार्थेनियम स्टेरोफोर्स या गाजर घास का अन्य नाम क्या हो गया? कांग्रेस घास हो गया। मतलब कांग्रेस घास इन नाम क्यों देड़ो भी? जिया कोई भी हुआ नहीं भी, कोई बीजेपी हुआ है या कोई अनदर पार्टी हुआ है, बिंग एलर्जी को नहीं हो जाए कि कांग्रेस आ नाम लेता ही, ठीक है। उसी प्रकार ये भी घास एक ऐसा है जिनके द्वारा मानव में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। और देखो इसके द्वारा एलर्जी उत्पन्न होगी, उससे मानव में बोल सकते हैं एलर्जी या अस्थमा, अस्थमा नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कांग्रेस घास के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? अस्थमा या अपने बोल सकते हैं इसे एलर्जी, ठीक है। तो ये रोगिंग पहले देख लिया अपने, हाथ से खरपतवार के पौधे को खड़ी फसल में से हटाना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। एलिलोपैथी क्या होता है? कुछ खरपतवारों की जड़ों के द्वारा एक विषैला रसायन उत्पन्न किया जाता है और उस रसायन के द्वारा फसलों में या मानव में रोग फैल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एलिलोपैथी। एलिलोपैथी एक उदाहरण लिया आपने था, उदाहरण लिया था गाजर घास। गाजर घास एक विषैला रसायन उत्पन्न करता है जिसके कारण मानव में एलर्जी या अस्थमा नामक एक बीमारी हो जाती है। अस्थमा क्या होता है? मतलब सांस का फटना या सांस का तेजी से आना, ठीक है, सांस का बाजना, अपने अस्थमा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने द्वितीय टिलेज कंप्लीट हो गया। और द्वितीय टिलेज के बाद आता है शून्य भूपृष्ठकरण या 3 नंबर वाली टिलेज है वो जीरो टिलेज। जीरो टिलेज, जीरो टिलेज, जीरो टिलेज को अपने क्या बोल सकते हैं? शून्य भूपरिष्करण, शून्य भूपरिष्करण। और शून्य भूपरिष्करण का जनक भी बताया था अभी आपको, इसको इधर कर लो, याद रह जाएगा आपके, ठीक है। वरना भूपरिष्करण वाला जनक तो कौन है? जेंथ्रोडूल है। और शून्य भूपरिष्करण का जनक हो जाएगा वो जेबी ट्रिपलेट। जेबी ट्रिपलेट ये क्या हो गया? शून्य भूपरिष्करण का जनक, ठीक है। याद रखने के लिए शून्य भूपरिष्करण का जनक जेबी ट्रिपलेट। अब देखो जीरो टिलेज या शून्य भूपरिष्करण होता क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे अपने। प्राथमिक टिलेज पढ़ लिया, द्वितीय टिलेज पढ़ लिया, इसके बाद देखो जीरो टिलेज या शून्य भूपरिष्करण। फसल के बीजों की बुआई कर रहे हैं और बुआई करने से पहले कोई भी कर्षण क्रियाएं नहीं करते। फसल के बीजों की बुआई कर रहे हैं, बुआई से पूर्व कोई भी कर्षण क्रिया नहीं करते, क्या कहलाता है? जीरो टिलेज या शून्य भूपरिष्करण। या इसकी परिभाषा अपने देख सकते हैं, प्राथमिक भूपरिष्करण किए बगैर सीधे फसल के बीजों की बुआई कर देना, कर देना क्या कहलाएगा?
जीरो या शून्य टिलेज कहलाएगा। प्राथमिक टिलेज फसल के बीजों की बुआई से पूरा होती है, और द्वितीय टिलेज फसल के बीजों की बुआई से लेकर कटाई और कढ़ाई तक होती है। तो यहाँ पे जीरो टिलेज होता है ना, उसमें अपने सीधे फसल के बीजों की बुआई कर देते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की प्राथमिक या भूपरिष्करण से संबंधित क्रियाएं नहीं करते। इसे नॉर्मल भाषा में अपने बोल सकते हैं बेठी बीजना, बेठी बीजना, बेठी बीजना, फसल को या खेत को बेठा बीजना। ठीक है, एक बैठे बीजना और एक खड़े बीजना, वो तो अलग हुए। ठीक है, तो आपा हटाई में देखांगा तो मतलब किसी भी प्रकार की प्राथमिक भूपरिष्करण क्रियाएं नहीं की और सीधे क्या कर दिया, फसल के बीजों की बुआई कर दिया। एग्जाम्पल के रूप में अपने देखें इसको, तो जैसे खरीफ की फसल के अंदर, खरीफ की फसल के अंदर गंवार या बाजरे की फसल बोई गई है, गंवार या बाजरे की फसल बोई गई है, और सितंबर अक्टूबर तक अच्छी बारिश हो गई, तो बाजरे की अपने क्या कर लेंगे, कटाई कर लेंगे। कटाई करने के बाद उसके अंदर सीधे अपने क्या करेंगे, चने की फसल की बुआई कर देंगे। बरानी क्षेत्र में मुख्य रूप से इस प्रकार की क्रियाएं की जाती है, शून्य भूपरिष्करण या जीरो टिलेज। इसमें प्राथमिक भूपरिष्करण क्रिया नहीं की जाती और सीधा क्या कर दिया जाता है, फसल की बुआई कर दी जाती है। और शून्य भूपरिष्करण की खोज देखें, खोज कहां पे की गई थी, तो यूएसए के अंदर की गई थी। शून्य भूपरिष्करण की खोज यूएसए में की गई थी। अब शून्य भूपरिष्करण के फायदे भी होते हैं। शून्य भूपरिष्करण के मुख्य रूप से फायदा पहला तो ये हो गया, वे अपने ज्यादा कर्षण क्रिया नहीं करनी पड़ी, यानी कि प्राथमिक भूपरिष्करण नहीं करना पड़ा। फिर मृदा की संरचना जैसी थी पहली फसल के अंदर वैसी की वैसी रह गई, वो इसमें हलचल या फेरबदल नहीं किया। ठीक है, तो जीरो टिलेज की खोज यूएसए के अंदर की गई थी। इसे संरक्षित खेती के अंदर भी देखा जा सकता है, इसे संरक्षित भूपरिष्करण भी कहा जा सकता है। भूपरिष्करण, संरक्षित का मतलब सेव राखनो या संरक्षित मतलब सुरक्षित रखनो, तो मृदा बिया रहेगी और कोई भी इफेक्ट कौन पड़े। मुख्य रूप से देखते हैं ना, एक मृदा अपर्दन होता है, बारी बारी अपने भूमि की गहरी जुताई करते हैं, और भूमि की गहरी जुताई करने से क्या होता है, मृदा का अपर्दन या सोइल इरोजन होता है। ठीक है, तो वो इसमें नहीं होता, इसमें सीधा पहले फसल बोई हुई है उसकी कटाई कर लेंगे, और बारिश हो गई या मतलब भूमि में नमी बनी हुई है, और नमी बनी हुई है तो अपने क्या कर देंगे, सीधे फसल के बीजों की बुआई कर देंगे। ये आज का टॉपिक था अपना भूपरिष्करण या टिलेज। अब एग्रीकल्चर से सामान्य सी जानकारी आती है एक दो और भी, खरीफ क्या होता है, रबी क्या होता है, और जायद क्या होता है। ठीक है, इन चीजों की थोड़ी सी और इसमें चर्चा कर ही लेते हैं अपने। तो पहले देखिए खरीफ, खरीफ, और खरीफ का अन्य नाम होता है सावणी, सावणी, और सावणी का अन्य नाम होता है स्यालू। सावणी का अन्य नाम क्या होता है, स्यालू। ये अभी लेटेस्ट में चल रहा है, साल दो सालों से पढ़ने को मिल रहा है या पढ़ाने को भी मिल रहा है अपने को, खरीफ, सावणी, स्यालू। और जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जिन के माता पिता कोई खेती करते हैं या खेती से एक अच्छा बहुत लगाव है उनका, तो वो तो सारे जानते हैं सावणी क्या होती है, हाड़ी क्या होती है। ठीक है, तो देखो खरीफ की फसलों की बुआई कब करेंगे, बुआई का समय, बुआई का समय। तो खरीफ की फसलों की बुआई मुख्य रूप से कब की जाती है, जून और जुलाई के अंदर की जाती है। कब की जाती है बुआई, जून और जुलाई के अंदर की जाती है। और फसलों की कटाई कब करेंगे, फसलों की कटाई, तो खरीफ की फसलों की कटाई मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर और नवंबर कब की जाती है, अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। तो अब बताओ भी मुख्य रूप से क्या हो गया, खरीफ या सावणी, और सावणी का अन्य नाम स्यालू क्यों पड़ा, ये चीज देखने को अपने मिलेगी यहाँ पे। मतलब स्यालू क्यों कहते हैं सावणी की फसल को या खरीफ की फसल को। ठीक है, तो देखो कटाई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर, और अक्टूबर नवंबर में क्या जावे, स्यालो, अरे स्यालो आ जावे अक्टूबर नवंबर में, रिजाई ओढ़ के सोन लाग जाओ, और वही टाइम हो रिजाई ओढ़ के सोर पंखो ऊपर चालतो रहो आपनो। ठीक है, तो मतलब अंतो स्यालो सो है बी टाइमिंग के करा आपा कटाई करा।
तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, शालू की फसल बोली जाती है। इसमें देखो अब कौन कौन सी फसल आती है, कौन कौन सी फसल आती है। एक चीज अपने पहले फसल देख लेते हैं ना एक बार, फसल कौन कौन सी आती है। मुख्य रूप से गंवार, बाजरा, मूंग, मोठ, कपास, तिल, भिंडी आदि फसलें आती है इसके अंदर। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसलें आ गई, गंवार, बाजरा, मूंग, मोठ, कपास, तिल और भिंडी। ठीक है, और याद रखने के लिए जैसे खरीफ के कुल कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। खरीफ के कुल कितने अक्षर हैं, 3 है। और सावनी के भी कितने हैं, 3 अक्षर है। खरीफ यानी कि सावनी। ठीक है, तो इसके अंदर मुख्य फसलें होती है ना, खरीफ की मुख्य फसल तो अपने बाजरा होती है या ग्वार होती है या कपास होती है। तो इन दोनों तीनों फसलों के नाम 3-3 अक्षरों से मिलकर बने हुए। अब यहाँ तो कहना दियो भी गंवार है, गंवार में तो 2.5 अक्षर है। और मूंग और मोठ मतलब मूंग मोठ है, इम तो 2 ही अक्षर है। तो ये तो एक आधा के हो गया, अपवाद हो गया अपना। ठीक है, बाकी मुख्य फसल होती है ना खरीफ की मुख्य फसल गंवार, बाजरा और कपास होती है। ठीक है, तो याद रखने की नॉर्मल सी ट्रिक है, वैसे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ। मतलब मुख्य फसल बाजरा, कपास और गंवार है, इनके अक्षर 3-3 है। और सावनी की फसल को भी अपने 3 अक्षरों से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और अब इसके अलावा एक मूंगफली भी आ जाती है भी इसमें, मूंगफली। और मूंगफली में तो आपने वो 3 अक्षर और लॉजिक पूरे हो जाए, क्योंकि इन अंदर तो क्या है, 4 अक्षर आ गया। ठीक है, और शालू की फसल याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक देखो, मूंगफली अपने कब खाते हैं, शाले में खाते हैं। मूंगफली शाले में खावा। और मूंगफली की कटाई या पढ़ाई कद करी जाए, अक्टूबर नवंबर में क्या जब है शालो, तो मूंगफली भूंद के खाना टाइम क्या है, शाला को है। और इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपने, शालू। ये अपना एक लॉजिक है, याद रख लेना। ठीक है, मूंगफली की कटाई अपने अक्टूबर नवंबर में कर लेते हैं। और नवंबर में क्या आ जाती है, सर्दी, तो उस टाइम अपने मूंगफली का यूज या खाने में काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपने रवि की फसल। रवि की फसल, रवि की फसल का अन्य नाम क्या हो जाएगा भी, एक तो इसने बोला है हाड़ी, क्या बोलते हैं, हाड़ी बोलते हैं। और एक अन्य नाम आता है इसका, वो आता है उन्यालू की फसल। उन्यालू की फसल क्या आता है, उन्यालू या हाड़ी या रवि। और रवि की बुआई कब की जाती है, बुआई का समय, या आपने बोल सकते हैं सोविंग टाइम, सोविंग टाइम। और इसका सोविंग टाइम कब होता है, अक्टूबर 15 से नवंबर 15 तक। जैसे अपने अक्टूबर में उन फसलों की कटाई करेंगे, और कटाई करते ही अपने दूसरी फसल कौन सी बीज देंगे, रवि की फसल है की बुआई कर देंगे। और कटाई का समय कब होगा इसका, कटाई का समय, कटाई का समय या हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग टाइम इसका होता है मार्च अप्रैल, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक इसकी कटाई की जा सकती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग या कटाई का समय क्या हो जाएगा, मार्च अप्रैल। ठीक है, 15 मार्च से 15 अप्रैल। अब उदाहरण के रूप में देखेंगे अपने मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें आती है इसके अंदर, हाड़ी के अंदर या रवि के अंदर। रवि के अंदर मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना, सरसों, अपने तारामीरा भी ले सकते हैं इसमें, तारामीरा। ठीक है, तो ये क्या आता है इसमें, मुख्य मुख्य फसलें आती है गेहूं, जौ, चना और सरसों, तारामीरा। ठीक है, तो अब देखो इसमें 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो ये 2 अक्षर वाली फसल कौन सी हो जाएगी, रवि की फसल। और इसको क्या बोल सकते हैं अपने, हाड़ी की फसल बोल सकते हैं। अब कोई बोल दे भी इसको उन्यालू क्यों बोलते हैं, तो देखो उन्यालू मतलब गर्म दिनान बोला है, उन्यालो गर्म ने बोला है। और गर्मिया मापा के करा
चिणाई कटाई कर लें और चिणाई कटाई करने के बाद चिणे का अपने यूज है खाने में ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे रबी की फसल या हाड़ी की फसल या उन्यालू की फसल है बोला जा सकता है। इसके बाद 3 नंबर वाली आती है अपने जायद की फसल। जायद की फसल, जायद की फसल का अन्य नाम आपसे कोई पूछ ले तो क्या बोल दोगे? अल्पावधि फसल। क्या बोल दोगे? अल्पावधि फसल। अब देखो इसकी बुआई कब की जाएगी? जायद की बुआई करने का समय होता है 15 फरवरी से 15 मार्च। कब करते हैं इसकी बुआई? 15 फरवरी से 15 मार्च। और कटाई कब करेंगे? इसकी कटाई करने का समय होता है 15 अप्रैल से 15 मई। 15 अप्रैल से 15 मई। इसे अल्पावधि फसल भी बोल सकते हैं। और ये मुख्य रूप से लगभग देखें 60 और 65 दिनों में क्या हो जाती है? पक कर तैयार हो जाती है। ये फसल मुख्य रूप से 60 या 65 दिनों में पक के तैयार हो जाती है, इसलिए इसे जायद की फसल या अल्पावधि फसल भी बोल सकते हैं। वो क्षेत्र जहां पे अपने तीनों फसलें लेते हैं वो क्षेत्र अपने बोल सकते हैं अच्छे पानी वाला क्षेत्र होता है। उस टाइम स्थान पे क्या होती है? पानी की पूर्ति होती है। और अपने पहले कोई भी फसल बोई होगी, जैसे कि अपने सरसों की फसल बोई गई है और आगत बोली, मतलब पहले बुआई से 5-7 दिन पहले बोली और 5-7 दिन पहले ही अपने उसकी पकने के बाद कटाई कर लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम फरवरी में अपने सरसों की कटाई कर लेते हैं और कटाई करने के बाद अपने क्या बीज सकते हैं? उदाहरण के रूप में इसमें देखें कद्दू वर्गीय फसलें आती है। कद्दू वर्गीय फसलें मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय फसलें आती हैं जो कि सब्जी में काम में ली जाती है मुख्य रूप से, जैसे खीरा, ककड़ी, लौकी आदि। ये फसलें जायद की फसल कहलाती है। ठीक है, ये थी एक एक करके अपना पढ़ा। पहले खरीफ की फसल या सावनी की फसल या उसे बोलते हैं स्यालू की फसल। और 2 नंबर पे इसके बाद अपने पढ़ा रबी की फसल या हाड़ी की फसल या उसे बोलते हैं उन्यालू की फसल। और इसके बाद अपने तीसरा कौन सा पढ़ा? जायद की फसल। और जायद की फसल को अल्पावधि फसल बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से खीरा, ककड़ी, लौकी और कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती है वो आती है। इसमें एक आता है मूंग, और मूंग की मुख्य फसल भी जायद के अंदर अपने ले सकते हैं। ठीक है, ये थी अपनी टिलेज की आज संपूर्ण क्लास। और इसमें टिलेजों के बारे में या भूपृष्ठकरण के बारे में जिक्र किया। इसके बाद अपने एक एक करके रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में भी, फसल की बुआई का समय या सोविंग टाइम कब होता है या हार्वेस्टिंग टाइम या कटाई का समय कब होता है। ठीक है, ओके।